लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी में आज बात राजस्थान के गर्म राजनीतिक माहौल और इमरजेंसी डायरीज की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराईं, लेकिन राजस्थान में वे कामयाब नहीं हुए। गहलोत ने दावा किया कि पार्टी के भीतर बगावत करवाई गई, पैसा बांटा गया, मेरे पास सबूत हैं। उन्होंने एक संविधान दिवस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, अब अघोषित इमरजेंसी है। अभी पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को कितने लोग जेल में बंद है, आप लोगों को मालूम ही नहीं है। ये तो आंकड़े छिपाते हैं। इमरजेंसी लगाई, कुछ गलतियां हुई, माफी मांग ली कांग्रेस ने, सजा मिल गई हम लोगों को। हमारी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, हार गई। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई। 2 साल में उनकी आंधी चली वापस। कुछ तो कारण होगा, कुछ कारण होगा कि इंदिरा गांधी की आंधी कैसे चली 2 साल के अंदर। दुखी है पब्लिक, बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, पब्लिक बहुत दुखी है। उनको कंट्रोल करना चाहिए। पूरे अपनी जो अथॉरिटी है मुख्यमंत्री की, उसको उनको पूरी तरह पकड़ करनी चाहिए, जिससे कि ये जो नीचे हो रहा है वो बंद हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है। पब्लिक इतनी दुखी है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार हो या कोई दूसरा अधिकारी हो, ऐसे जवाब देते हैं, जाके कह दीजिए, ट्रांसफर करवा दीजिए। हमारी आपके एमएलए की स्थिति है। एमएलए के लोगों का, एमएलए को अधिकारी ने कह दिया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आप मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए। इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, इतना भय था अधिकारियों में, अगर हमने ढंग से बात नहीं करी तो रात को ट्रेन में बैठेगा, जाएगा 8 सिविल लाइन्स और मेरी शिकायत कर देगा। ये भय था। अब किसके पास जाए? जयपुर में तो दरबारे बंद है सबके। मुख्यमंत्री बात छोड़ो, मंत्री तक नहीं मिलते हैं। स्थिति है बहुत नाजुक हो गई, मैं मानता हूँ। सर, आपने राजस्थान की राजनीति में गहलोत के एक और बयान से हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा, इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं बार बार मुख्यमंत्री कहना चाहूंगा, हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में कोई खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं ये राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखे, ये बार बार बदलने का क्या फायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर हैं। जनता त्रैमम कर रही है। अब इनके बाद अगर जन सुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान में, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनके चारों में जो घेर बना लिए इन्होंने, वो इनकी तारीफों को पुल बांध रहा होगा। अच्छी सरकार चल रही है तो इनको समझ में आ नहीं रही है। हम आलोचना करते हैं, वो हमारी आलोचना खाली फीडबैक के आधार पर है। अभी तो 1.5 साल हुआ है, हम क्या राजनीतिक आलोचना करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे इनके ऊपर। आरोप लगाना चाहते भी नहीं हम लोग। हम तो खाली जनता के बीच जो आती समस्याएं, जनता ये कहती साहब कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्कीमें बंद हो गई है, वो हम लोग खाली इनके सामने रखते हैं। ये मेरा कहना है। सर, आप गहलोत के इस बयान से राजनीतिक जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया और कहा कि गहलोत जी के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक हैं। उन्हें शायद अपने कार्यकाल की यादें ताज़ा हो रही हैं, जब उनकी सरकार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई थी और 2 खेमों में बंट गई थी। राठौड़ ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा सरकार जनसेवा और विकास के कार्यों में लगी है, तब गहलोत जी निराधार आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कहा कि आज जब भाजपा सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है तो कांग्रेस नेता बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर में मास्टर प्लान 2041 की प्रारूप पुस्तक का विमोचन किया, लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीति की लपटों को और तेज कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री खर्रा ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया और एक बार फिर पर्ची की राजनीति का मुद्दा हवा में उछाल दिया। उन्होंने डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी पर्ची वाली राजनीति का दोष बीजेपी पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। डोटासरा जी बार बार पर्ची सरकार कुछ कहोगे क्या उनको? मैंने तो कहा था, आप लोग उसको सुनते ही नहीं। बराबर में बताओ, मैंने कुछ जवाब तो दो। 1998 का चुनाव किसके नाम पे लड़ा गया था विधानसभा? ध्यान है आप लोगों को? 98 में 1998 का राजस्थान विधानसभा का चुनाव कांग्रेस में बीजेपी? कांग्रेस ने किसके चेहरे पे लड़ा था? संयुक्त रूप से लड़ा था शायद। परशुराम जी मदेना के चेहरे को आगे करके लड़ा गया था। वो तो जिला देख के कर दिया, 98 आ गया, 98 आ गया। 2008 का चुनाव किसके चेहरे को आगे करके लड़ा गया था? दुर्भाग्य था कि वो कैंडिडेट हार गया, लेकिन उसकी बिना सहमति के फिर पर्ची आ गई। 2018 का चुनाव किसका चेहरा आगे करके लड़ा गया था? वो पोस्ट में तो 5-5 4-4 लग रहा और पर्ची आ गई दिल्ली से दूसरे की। तो वो खुद के पार्टी की बात अगर हम पे लाद के कहें तो उसमें तो कोई ऐतराज नहीं। ये उनकी पार्टी का मानस है, हमेशा पर्ची से काम चला, रिमोट से काम चला। सर, आप जब जिलाध्यक्ष थे तब आपने एक बात कही थी कार्यकर्ताओं के लिए कि पार्टी में कार्यकर्ताओं के लिए मान सम्मान मिलना चाहिए। 1.5 साल का समय हो गया, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। यूआईटी से लेकर छोटी मोटी कार्यकर्ताओं को ये सरकार के स्तर पर काम है। मेरे स्तर पर अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा तो मेरे से यूआईटी में सर अब ये जिससे संबंधित है उनसे बात। ईरान ने इजराइल के साथ अपने संघर्ष के दौरान भारत से मिले सहयोग का शुक्रिया जताया है। ईरानी दूतावास ने एक लंबे स्टेटमेंट में कहा कि भारत के सांसदों, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। ये समर्थन हमें जनसभाओं, शांति मार्च और बयानों के माध्यम से मिला, जिसने हमें ताकत और साहस दिया। इस पूरे बयान की सबसे भावनात्मक चीज थी पत्र की आखिरी पंक्ति, जिसमें लिखा था, जय ईरान, जय हिंद। ये नारा सुनते ही लोगों के दिलों में एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। जानकार मानते हैं कि ये भारत की उस संतुलित और समझदारी भरी विदेश नीति की जीत है जो न किसी को नाराज करती है और न खुद को कमजोर होने देती है। यही है भारत की ताकत, जहां दोस्ती में भावना है और फैसलों में विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के 50 साल पर आपातकाल के दिनों को याद किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने द इमरजेंसी डायरीज किताब जारी की। इसमें उन्होंने उन दिनों का जिक्र किया जब वे एक युवा आरएसएस प्रचारक थे। पीएम ने कहा कि आपातकाल एक ऐसा दौर था जब लोकतंत्र को कुचला गया, संसद पर अंकुश लगाया गया, संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि 42वां संशोधन सत्ता के दुरुपयोग का एक गंभीर उदाहरण है। गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को खास तौर पर गंभीर तरीके से निशाना बनाया गया। पीएम मोदी ने आगे लिखा, द इमरजेंसी डायरीज मेरी आपातकाल के वर्षों की यात्रा को दर्शाती है। इस पुस्तक को लिखते समय उस दौर की कई यादें ताज़ा हो गईं। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं जो उस काले दौर के गवाह रहे हैं या जिनके परिवार ने उस समय अत्याचार सहे थे कि वे अपनी कहानियां सोशल मीडिया पर साझा करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को 1975 से 1977 तक चले उस शर्मनाक समय के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रंप और मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार उन्होंने ये बात दोहराई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे, एक शब्द नहीं कहा। खड़गे ने प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए। ट्रंप
कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबॉम्ब की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, बैठे चुप बैठे। वो एक बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला, अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं। ऐसा आपने कहा नहीं। किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहां बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हैं, वो फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है, लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप। और ट्रंप ने क्या बोला, अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये इनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ताजा बयान में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को घेरते हुए नोटबंदी के समय की तकलीफों को याद दिलाया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, जब देश युद्ध लड़ रहा था तब इंदिरा गांधी ने अपने गहने देश को समर्पित कर दिए थे। उस समय देश की लाखों महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र दान में दे दिए थे, देश के लिए कुर्बान कर दिए थे। लेकिन जब नोटबंदी के दौरान मेरी बहनों को अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े, तब हमारे पीएम कहां थे। मध्य प्रदेश में मानवता को झकझोर देने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 लड़कों को कुछ दबंगों ने बेरहमी से पीटा और उन्हें जबरन गोबर खिलाया गया। इस अमानवीय हरकत पर पूरे देश में गुस्सा फूटा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद पीड़ित से मिलने के लिए पहुंचे, उस बच्चे का हाथ थामा और भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा। जीतू पटवारी ने कहा कि जो इनके साथ हुआ वो सिर्फ 2 बच्चों के साथ नहीं, पूरे समाज की आत्मा पर हमला था। दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना, इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा। नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने तो टीम भी भेजी सर, वहाँ पे खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को, ये अभी मेरे को बता रहे हैं। अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये कैसे चलेगा भाई। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया है, मैं एसपी को भी बोलूँगा, FIR करो, ठीक है। किसी जात किसी धर्म का विषय नहीं है, उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए। तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए। गरीब ये भगवान ईश्वर क्षमताएं, ये परिस्थितियाँ होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है, चिंता मत डरना नहीं किसी तरीके से। हाँ जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पा रहा, गाँव में जा पा रहा। समाज गुरु पे ना पूरी गाली दे रही है, हम 2 बन जाओ, बताओ कहाँ जाए हम। क्यों गाली दे रही? इसी समाज ने क्या है, हमने कारोबार लोगों ने राजीनामा, वो भी समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो क्या है सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके सब दबाव में आके इनको बुला के क्या FIR करवा रहे हैं। समाज के लोगों ने बुला के इनका वीडियो बना लिया कि बोलते हमने हमारा कोई अबे तो हथियार नहीं थे, मैं कहां भाग के जाता। 2 हथियार थे। अच्छा, ये मैं पूरा आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।